ब्रांच की टीम शुक्रवार को नांगल शमशान घाट पर पहुंची। क्राइम ब्रांच के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने शमशान घाट के अंदर आरोपी पुजारी, वाटर कूलर और उसके आसपास के सबूतों की छानबीन की और कई सबूत इकट्ठा किए। क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीम में क्राइम ब्रांच की महिला अधिकारी समेत कुल 7 लोग शामिल थे, जिन्होंने मुख्य गेट जो वारदात के दिन से बंद था उसे खोलकर जांच शुरू की। पहले शमशान घाट के अहाते यानी मैदान का निरीक्षण किया गया। उसके बाद पुजारी का कमरा, बरामदा, जिस जगह बच्ची को जलाया गया था वहां के सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद पुजारी के कमरे के अंदर बेडशीट, चारपाई और दूसरे सामान को अपने कब्जे में लिया। दिल्ली पुलिस आरोपियों की ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए टेस्ट की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद क्राइम ब्रांच इस मामले में की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना चाहेगी। हालांकि पीड़ित परिवार ने शमशान घाट के पुजारी और उसके 3 साथियों पर रेप और हत्या के बाद शव को जलाने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बच्ची के शरीर को अधजली हालत में बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। अब क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीम इस मामले की कड़ियां जोड़ने का काम कर रही, ताकि सबूत को हर स्तर से इकट्ठा करके मामले की तहकीकात की जा सके। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना किए गए CNCDT एक्ट 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल को सर्वोसर्वा बना दिया गया है। इसके बाद LG और दिल्ली सरकार के बीच लगातार टकराव भी बना हुआ है। वहीं अब दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल की कार्यशैली और केंद्र सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को बताया कि दिल्ली विधानसभा समितियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन समितियों में रुकावट डाली गई है, जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता। बावजूद इसके ऐसा किया गया है। यह सब कुछ केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के माध्यम से किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष गोयल ने कहा कि 29 मार्च 2018 को LG लॉ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया था। इसमें रिजर्व सब्जेक्ट भूमि, रेवेन्यू, DTA, दिल्ली पुलिस और सर्विस विभाग को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन 34 सवालों के जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई बर्बरता को दिल्ली विधानसभा में चर्चे में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे। राजधानी में 26 जनवरी जैसी घटना 15 अगस्त को ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किले की सुरक्षा पहले की तुलना में और कड़ी कर दी है। लाल किले के अंदर किसान ट्रैक्टर लेकर प्रवेश ना कर पाए, इसके आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किले के गेट पर आधा दर्जन से ज्यादा भारी भरकम कंटेनर का मचान बना दिया है। पहली बार लाल किले के ठीक सामने के मुख्य द्वार को इस तरह से मजबूती के साथ बंद किया गया है ताकि कोई ट्रैक्टर कंटेनर को धकेल ना सके। बता दें कि 26 जनवरी को किसानों के झुंड अलग अलग दिशा से आकर लाल किले के अंदर प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद लाल किला के अंदर भारी तोड़फोड़ की थी। इस तरह के सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम पहली बार लाल किले पर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 26 जनवरी को जैसे हालात बने तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। लाल किले के सामने से कोई किसान झुंड में या ट्रैक्टरों के जरिए मुख्य द्वार से प्रवेश न कर पाए और पहली जैसी हरकतें ना हो, इसके लिए पहली बार सुरक्षा चक्र को बढ़ाया गया है। खालिस्तान समर्थित संगठन गुरुपंत बंत सिंह पन्नू इस बार किसानों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से वो भड़काऊ पोस्ट भेज रहा है, जिसमें 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर रैली करने और लाल किले पर प्रधानमंत्री को झंडा नहीं फहराने वाले पोस्ट कर रहा। 26 जनवरी जैसे हालात दोबारा से ना बन पाए, इसलिए लाल किला को पूरी तरह से सील कर दिया गया। सोशल साइट्स पर इन पोस्ट के वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस के जवान और देश की कई सुरक्षा एजेंसियों के चौकसी और बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के किसी भी लेयर को कमजोर नहीं करना चाहती है, इसलिए रोजाना चेक किया जा रहा है। राजधानी के सभी सरकारी, प्राइवेट या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अब दाखिल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने DOE के ओर से दिल्ली के सभी स्कूल के लिए सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सभी स्कूल को आदेश दिया गया है कि वे छात्रों के दाखिल को बाद 2 दिन के भीतर उन्हें दाखिला प्रमाण पत्र दें। दिल्ली सरकार की ओर से यह सर्कुलर दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में डाली गई कि याचिका पर सुनवाई और अदालत के आदेश के बाद जारी किया गया। इसमें दिल्ली राजद के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूल, MCG
या एनटीएमसी के स्कूल दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि दाखिल देने के तुरंत बाद 2 कार्यकारी दिनों के अंदर एडमिशन सर्टिफिकेट देना होगा। डीओआई की ओर से कहा गया है कि स्कूल छात्रों को ये सर्टिफिकेट ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा के अलावा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाए। इसके अलावा डीओआई ने सरकारी, गैर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक ऑटो जनरेटेड सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग सिस्टम भी विकसित किया, जिसके द्वारा छात्रों को दाखिला लेने के तत्काल ही एक कंफर्मेशन मैसेज उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बता दें कि 27 जून को डीओआई को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना को लेकर नोटिस भेजा गया। एजुकेशन एक्टिविस्ट और एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने राजधानी के स्कूल को जरूरी सर्कुलर न जारी करने को लेकर लीगल नोटिस भेजा था। साथ ही कानूनी कदम उठाने की भी बात कही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हुई सुनवाई के बाद अब डीओआई की तरफ से यह सर्कुलर जारी किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नजमी वजीरी ने 19 फरवरी 2021 को एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए, जिसमें कहा गया था कि इस सर्कुलर के जारी होने के बाद स्कूल दिल्ली सरकार के स्कूल छात्रों को दाखिला देने के 2 दिन के अंदर एडमिशन सर्टिफिकेट देंगे। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया। आसमान में काले बादल छा गए। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद, बल्लभगढ़, दादरी, छपरौला, गाजियाबाद, रामपुर, खेकरा, जाटरी, रुड़की, बिलाड़ी, मिलक और आसपास के इलाकों में हल्की सी मध्यम तीव्रता की बारिश होने की संभावना है। यदि बारिश होती है तो मौसम सुहाना हो जाएगा, साथ ही लोग को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं इससे पहले मौसम विभाग ने वैज्ञानिकों ने बीते शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया था। शुक्रवार को दिल्ली में सुबह की शुरुआत उमस के साथ हुई और दिन भर राजधानी में लोगों ने गर्मी महसूस की। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान न्यूनतम तापमान डिग्री 26.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोविड की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अब फिर से मामले बढ़ने लगे। वहीं एक्सपर्ट भी कोविड तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि कोविड का पॉजिटिव रेट अगर 5% तक जाता है तो दिल्ली सरकार बिना किसी देरी के तुरंत लॉकडाउन पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड थर्ड वेव से निपटने के लिए सरकार पीएसए प्लांट्स लगा रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वही आईसीयू और वेंटिलेटर बेड बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे ज्यादा जोर हेल्थ सिस्टम पर है। हमने पहली और दूसरी वेव से सीख लेते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एसोचैम के एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। वहीं डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने बताया कि छतरपुर संत निरंकारी कॉलोनी रामलीला मैदान में बनाए गए टेम्पररी कोविड हॉस्पिटल को आईसीयू और वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं, जिसकी संख्या 1200 से अधिक है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग हेल्थ वॉलंटियर्स को भी तैयार कर रही है। डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। हर दिन दिल्ली में 3 से 4 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग टीकाकरण करवा चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उसके 12 अन्य साथियों के खिलाफ सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों को अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां सौंपने के लिए मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की। धनखड़ और उसके 4 दोस्तों के साथ संपत्ति विवाद को लेकर 4 और 5 मई की दरमियानी रात को स्टेडियम में कुमार और अन्य ने कथित तौर पर मारपीट की। बाद में जख्मों के कारण सागर की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या के इस मामले में 3 अगस्त को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुमार को मुख्य आरोपी नामजद किया गया था। आरोप पत्र में पुलिस ने सागर का मौत के वक्त दिया बयान, आरोपी की मौजूदगी वाली जगह, सीसीटीवी फुटेज और मौके से बरामद वाहनों समेत वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया है। भारतीय दंड संहिता के तथ्य हत्या समेत 22 अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए इसमें कहा गया, जांच के दौरान अब एकत्र की गई सामग्रियों जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है उस
इससे सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य। आरोप पत्र में अभियोजना पक्ष के 155 गवाहों के नाम का उल्लेख है, जिनमें से 4 लोग भी शामिल हैं जो इस विवाद के दौरान घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा जैसे अपराधों के लिए प्राथमिक दर्ज की। वहीं कल खबर सामने आई थी कि तिहाड़ जेल में बंद सागर धनकर हत्याकांड के आरोपी पहलवान सुशील कुमार ओलंपिक में कुश्ती में रवि दहिया की हार से दुखी होकर भावुक हो गए। जेल सूत्रों के मुताबिक बैरक नंबर 2 में बंद सुशील कुमार दोपहर से ही टीवी के सामने बैठा रवि दहिया का मैच देखने के लिए बैठा था। तिहाड़ जेल में ओपन एरिया में अन्य कैदियों के साथ ओलंपिक देखने के लिए टीवी की सुविधा जेल प्रशासन ने पहलवान सुशील कुमार को दी है। बता दें कि छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की देखरेख में ही रवि दहिया ने कुश्ती के बेहतरीन दांवपेच सीखे थे। हालांकि फाइनल मुकाबले में रवि दहिया रूस के पहलवान जाबूर युगेव से 4-7 से पराजित हो गए और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस ने शहर के पुराने नांगल इलाके में 9 वर्षीय दलित बच्ची के कथित बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एक रिपोर्ट सौंपी। हंस ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें घटना पर जमीनी रिपोर्ट तैयार करने की बृहस्पतिवार को जिम्मेदारी दी थी। हंस ने कहा, मैं प्रधानमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को ही लड़की के परिवार से मिला। मैंने उन्हें प्रधानमंत्री का संदेश दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि परिवार से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया गया है कि कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद लड़की को जिंदा जला दिया गया। जाने माने गायक ने कहा, मैं स्वभाव से सूफी हूँ और एक कलाकार भी हूँ। लड़की की माँ और पिता के दर्द ने मुझे झकझोर दिया है। मैंने खुद रिपोर्ट लिखी और प्रधानमंत्री को सौंपी। गौरतलब है कि दिल्ली छावनी इलाके में 9 वर्षीय बच्ची की पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। उसके माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। उनका यह भी आरोप है कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुराने नांगल गांव में शमशान घाट के पुजारी ने उनकी सहमति के बिना बच्ची का अंतिम संस्कार भी करा दिया। आपको बता दें कि दिल्ली कैंट में बच्ची की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को नांगल शमशान घाट पर पहुंची। क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने शमशान घाट के अंदर आरोपी पुजारी, वाटर कूलर और उसके आसपास के सबूतों की छानबीन की और कई सबूत इकट्ठा किए। क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीम में क्राइम ब्रांच की महिला अधिकारी समेत कुल 7 लोग शामिल थे, जिन्होंने मुख्य गेट जो वारदात के दिन बंद था उसे खोलकर जांच शुरू की। पहले शमशान घाट के अहाते यानी मैदान का निरीक्षण किया। उसके बाद पुजारी का कमरा, बरामदा, जिस जगह बच्ची का जलाया गया था, वहां से सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद पुजारी के कमरे के अंदर बेडशीट, चारपाई और दूसरे सामान को अपने कब्जे में ले लिया। संसद की जल संसाधन संबंधी अस्थायी समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर विचार विमर्श करे। 1960 का यह समझौता दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे पर आधारित था और इसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, पर्यावरणीय प्रभाव जैसे विषय शामिल नहीं है। अब यह मुद्दे काफी अहम हैं और उनको भी चर्चा के दायरे में लाना चाहिए। लोकसभा में पेश की गई संसद की जल संसाधन संबंधी अस्थायी समिति की रिपोर्ट में समिति ने कहा कि जल संधि समय की कसौटी पर खरी उतरी है। समिति का मानना है कि संधि वर्ष 1960 में समझौते के उस समय की जानकारी और प्रौद्योगिकी के अनुसार बताया गया था। उस समय दोनों देशों के दृष्टिकोण बांधों, नहरों के निर्माण, विद्युत ऊर्जा के उत्पाद के माध्यम से नदी प्रबंधन तथा पानी के उपयोग तक की। समिति ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन आदि अहम मुद्दे हैं, जिन्हें उस समय संधि में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए संधि पर पुनः विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए समिति इस जल संधि पर भारत सरकार से पाकिस्तान के साथ पुनः विचार विमर्श करने के लिए कूटनीतिक उपाय करने का आग्रह करती है। समिति ने सिफारिश की है कि संधि के प्रावधानों के अनुसार पानी के भंडारण सहित पश्चिमी नदियों से सिंचाई और विद्युत ऊर्जा क्षमता के अधिकतम उपयोग और पानी का पूर्ण उपयोग करने के लिए सिंधु जल संधि के प्रावधानों की व्यवहार्यता ही जांच करानी चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और बड़ा हथियार मिल गया है। अमेरिका फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को ही सिंगल डोज वाली अपनी
वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। इस तरह से यह भारत में उपलब्ध चौथी वैक्सीन होगी। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। फिलहाल भारत में वैक्सीन और कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी की मदद से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसकी मंजूरी मिलने से अब दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण का अभियान में एक और वैक्सीन जुड़ गई। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, ये तीनों डबल डोज वाली वैक्सीन। इनकी मदद से 130 करोड़ के करीब जनसंख्या वाले देश में 50 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कंपनी ने इससे पहले सोमवार को कहा था कि वह भारत में अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारत सरकार के साथ चल रही चर्चा को लेकर आशान्वित है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड ने 5 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पास अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन की EUA के लिए आवेदन किया। बयान में कहा गया कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कंपनी के गठजोड़ से भारत के लोगों और बाकी दुनिया को कोविड-19 वैक्सीन की एकल खुराक का विकल्प देता है। बयान में कहा गया कि बायोलॉजिकल ई हमारे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा जो हमारी जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति में मदद करेगी। आपको बता दें कि भारत जैसा सघन आबादी वाले देश में सिंगल डोज वाली वैक्सीन से कम समय में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने की राह आसान हो।